Hello everyone, welcome to NPrep. So the only place where success comes before the work is in the dictionary. यानी कि डिक्शनरी के सिवाय कहीं पे भी आपको विदाउट वर्क कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगा. With in the mind कभी भी सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता. We have to do some work to get the success. इसी के साथ आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. होपफुली एक तरीका जो है वो डेवलप करेंगे किसके लिए, एग्जाम में क्वेश्चंस सॉल्व करने का. एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होता है. तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में सबसे पहले है नर्वस पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब. सो फैलोपियन ट्यूब हमने पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था इट इज अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर. इट इज अ पेयर ऑफ स्ट्रक्चर. तो इसमें क्या पूछा गया है, इट इज नर्वस पार्ट कौन सा है. सो ऑप्शन क्या है, इंटरस्टिशियल, इस्टमस, इनफंडिबुलम या फिर एम्पुला. तो ये डायग्राम है. तो फैलोपियन ट्यूब जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है. दिस पार्ट, येलोइश पार्ट इज नोन एज इस्टमस, ग्रीनिश पार्ट इज नोन एज एम्पुला, एंड जो वाइडेस्ट रेड कलर का पार्ट है दैट इज इनफंडिबुलम. एंड जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसको क्या बोलते हैं हम, फिमरे. उसको क्या बोलते हैं हम, फिमरे. अब यहाँ पे जो इस्टमस और जो यूट्रस की जो कैविटी है उसके बीच में एक स्पेस होता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब या फिर इंट्राम्यूरल. इंट्राम्यूरल. बात करते हैं नर्वस कैसे पता चलेगा, फ्रॉम इट्स लेंथ एंड डायमीटर. स्पेसिफिकली जो डायमीटर है वो डिसाइड करेगा क्या, फॉर द नर्वस पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. तो नर्वस पार्ट में हम देखते हैं जो इंटरस्टिशियल है इसकी लेंथ कितनी होती है, इट इज 1.25 सेंटीमीटर. और इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 1 mm, यानी कि 1 मिलीमीटर जो है इसका डायमीटर है. बात करते हैं इस्टमस की. इस्टमस की जो लेंथ होती है वो लगभग कितनी होती है, 3 to 4 सेंटीमीटर. और ये जो डायमीटर है वो कितना होता है, 2 mm तक. कितना होता है, 2 mm तक. बात करते हैं एम्पुला. एम्पुला इज लगभग 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. लेंथ कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर तक होती है. इनफंडिबुलम की जो लेंथ है वो कितनी होती है, इट इज इक्विवेलेंट टू जो इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल जो पार्ट है उसके बराबर होती है, लगभग 1.25 सेंटीमीटर. एंड इट्स डायमीटर इज सबसे जो वाइडेस्ट होता है दैट इज 6 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर इज, अगर आपसे एग्जाम में वही पूछा जाए कि वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज इनफंडिबुलम. अगर लॉन्गेस्ट पार्ट का पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट क्या है, तो किस बेस्ड होगा, बाय द लेंथ ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. बात किसकी की गई है क्वेश्चन में, नर्वस पार्ट की. तो नर्वस पार्ट हमारे पास कौन सा है, इनफंडिबुलम या सॉरी इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल. इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल. नेक्स्ट बात करते हैं, द फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर. यानी कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यूट्रस में कब इम्प्लांट होता है, 7 days, आफ्टर 7 days, 1 day, 8 day या फिर 10 days. फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा है तो हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं. जनरली जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इट इज इन द स्टोम एम्पुलरी रीजन में जो है फर्टिलाइजेशन होता है. तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो ओसाइट होती है उसका जो लाइफ स्पेन है वो कितना होता है, इट इज फ्रॉम 12 to 24 आवर्स. 12 to 24 आवर्स. वही अगर स्पर्म की बात करते हैं तो स्पर्म की जो लाइफ स्पेन होती है वो कितनी होती है, 48 to 72 आवर्स तक. 48 to 72 आवर्स तक जो है, जो स्पर्म है उसकी लाइफ स्पेन प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन. तो जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, जो फिम्बरी है वो क्या करता है, ओवम को जो इनफंडिबुलम है उसमें सक कर लेता है. फिर वहां से क्या होता है, जो इसको एम्पुलरी रीजन है वहां पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. वहां से क्या बनता है, साइगोट. साइगोट से क्या है, 2 सेल स्टेज बनती है या फिर क्या बोलते हैं, 2 ब्लास्टोमेयर्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है. ब्लास्टोमेयर्स के बाद में क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यू क्या होता है, बाइनरी जो डिवीजन है वो होता है. बाइनरी डिवीजन से क्या होता है, 4 सेल्ड
8 सेल 16 सेल स्टेज जो है वो बनती है। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मोरूला, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज 16 टू 64 सेल स्टेज जो है, जो मोरूला है उसका फॉर्मेशन होता है। मोरूला का क्या है, फॉर्मेशन होता है। मोरूला से फिर क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला से क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट। फर्टिलाइजेशन से लेके फॉर्मेशन ऑफ मोरूला तक ये लगभग क्या हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है कि ये क्या है, मोरूला। तो इतना टाइम जो है ये क्या है, फॉलोपियन ट्यूब में बिताता है। तो ये लगभग कितना होता है, 3 days का टाइम होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद में फर्टिलाइज ओवम में वो कहाँ स्पेंड करता है, इन द फैलोपियन ट्यूब। 4th डे क्या होता है, दैट एंटर्स इनटू यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी ऑन 4th डे, ऑन 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए वो कहाँ पे एंटर करता है, इन द यूट्राइन कैविटी में। यूट्राइन कैविटी में बात करते हैं, यूट्राइन कैविटी में जैसे ही वो 4th डे एंटर होता है तो ऑन 7th डे या फिर 6th डे कह सकते हैं, या फिर 7th डे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होता है, या फिर ऑन द 20th डे ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये फर्टिलाइजेशन जो है होता है, इम्प्लांटेशन सॉरी। नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस आफ्टर 7 days। आफ्टर 7 days। नेक्स्ट इज बहुत इजी क्वेश्चन है, आप मेरे ख्याल से पढ़ते ही जवाब दे देंगे। दैट इज ओव्यूलेशन इज डिफाइंड एज, क्या होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से अपन को क्या याद आ रहा है, इट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हमें याद आएगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन कब होता है, तो ऑप्शंस क्या है, मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स को ओव्यूलेशन बोलते हैं, या फिर रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स को बोलते हैं, या सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वेजाइना को बोलते हैं, या फिर फैसिलिटेट देयर मैच्योरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो व्हाट इज ओव्यूलेशन। तो ये डायग्राम कहाँ का है, ओवरी का। ओवरी में क्या होता है, जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं, जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है वो किस में डेवलप होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स में से कुछ जो होते हैं डेवलप होकर क्या बनाते हैं, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। एंड जो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स हैं वो फर्दर रप्चर होते हैं, तो क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte ये जो रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जो है ये होता है। तो ओव्यूलेशन इज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, द स्ट्रक्चर मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो मिल्क के प्रोडक्शन में जो डायरेक्ट स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, पेपिलाई। ग्लैंड्स ऑफ मॉन्टेगमेरी ट्यूबरकल्स, जो हमने प्रेगनेंसी में देखा था कि जो मॉन्टेगमेरी ट्यूबरकल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवर दी ब्रेस्ट की जो स्किन एरिया है वहाँ पे जो है जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। उसकी वजह से क्या बनते हैं, मॉन्टेगमेरी ट्यूबरकल्स बनते हैं। एसिनाई सेल्स या फिर लेक्टिफेरस साइनसेस। बात करते हैं किसकी, एसिनाई सेल्स की। तो जो एसिनाई सेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, जनरली ब्रेस्ट में क्या होता है, 15 to 20 क्या होते हैं, लेक्टिफेरस लोब्स होते हैं। तो ये जो लोब्स होते हैं वो किससे बनते हैं, इट इज मेड अप ऑफ लोब्यूल्स। और ये जो लोब्यूल्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ एसिनाई सेल्स, यानी कि सेवरल एसिनाई सेल्स मिलके, या इसको उल्टे तरीके से ऐसे देख सकते हैं, जो एसिनाई सेल्स है वो क्या बनाते हैं, लोब्यूल्स, और लोब्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, लोब्स को, लोब्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो जो एसिनाई है वो कहाँ होते हैं, इट इज मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन जो है कौन कराता है, एसिनाई सेल्स कराते हैं। एसिनाई सेल्स क्या कराते हैं, मिल्क प्रोडक्शन कराते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज एसिनाई सेल्स। एसिनाई सेल्स। बात करते हैं क्या, जो डायग्राम है उसमें एसिनाई सेल्स क्या होते हैं, वो ये प्रेजेंट है एसिनाई सेल्स। एसिनाई सेल्स से क्या होता है, मिल्क कहाँ जाता है, इन द जो ट्यूब्स होती है, जो डक्ट्स होती है उनमें, वहां से कहाँ जाता है, लेक्टिफेरस डक्ट्स में। लेक्टिफेरस डक्ट्स में से ये क्या होता है, एरियोला में कलेक्ट होता है। एरियोला में क्या होता है, मिल्क का कलेक्शन होता है, और थ्रू निपल्स क्या होता है, ये जेकुलेट आउट होता है, जेकुलेट आउट होता है। तो
तो यहाँ हमने बात की थी किसकी, एसिनाई सेल्स की, एसिनाई सेल्स की। नेक्स्ट इज, सो विच इज द करेक्ट इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द नर्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सब कुछ सही है एक्सेप्ट बात की है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा हमें क्या है, ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट की बात हुई है। परफॉर्म बीएससी मंथली, मंथली परफॉर्म करना है। कब परफॉर्म करना है, 7 to 10 days आफ्टर मेंसेस, बिल्कुल सही है। जो बीएससी है वो कब परफॉर्म करना होता है, हमें जब भी मेंसेस आते हैं उसके 7 to 10 days बाद में। तो आफ्टर मेनोपॉज या फिर हिस्टेरेक्टोमी, यानी कि अब मदर में क्या है, मेंसेस एब्सेंट हो गए, तो हमें जो बीएससी कब परफॉर्म करना होता है, ऑन अ फिक्स डेट एवरी मंथ। बिल्कुल सही है कि जो बीएससी है वो मंथ में एक स्पेसिफिक डे, जैसे कि सपोज कीजिए इस मंथ का आपने 12th डिसाइड किया है, अगले महीने की भी 12 तारीख को ही बीएससी परफॉर्म होगी। यूज ऑपोजिट हैंड टू एग्जामिन, बिल्कुल सही है कि जो लेफ्ट ब्रेस्ट है उसको एग्जामिन करने के लिए हमें राइट हैंड का यूज करना है, और जो राइट ब्रेस्ट है उसको एग्जामिनेशन करने के लिए लेफ्ट हैंड का यूज करना है। नॉट टेक बाथ एंड यूज सोप बिफोर बीएससी, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। आप बिल्कुल नहा धो सकते हैं, और उल्टा जब सोप लगा हुआ है तो मदर के लिए भी इजी होता है एग्जामिन करना, क्योंकि जो स्किन सरफेस एरिया है वो क्या होता है, थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, तो हैंड्स क्या है, इजीली जो है ब्रेस्ट पे मूव कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम बीएससी प्रोसीजर देख लेते हैं। तो बीएससी क्या है, बीएससी इज अ स्क्रीनिंग मेथड है। स्क्रीनिंग मेथड है किसको यूज करने के लिए, इट इज टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर और अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो होता है किससे, थ्रू बीएससी। बीएससी से क्या है, अर्ली कैंसर जो है वो डिटेक्ट होता है। इसमें मदर को सबसे पहले जो है मिरर के आगे बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना है और खुद को विजुअलाइज करना है, मतलब ब्रेस्ट को, और उसमें देखना है कि कहीं कि जो ब्रेस्ट है उसके साइज में कोई चेंज ना हो, शेप में या फिर कलर में कुछ चेंज ना हो, यानी कि जो वेन्स है बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो, या कहीं कोई डंपलिंग या फिर कह सकते हैं कि कोई प्रोट्रूडेड या फिर बल्जिंग हिस्सा वहाँ प्रेजेंट ना हो। इस तरीके से जो है मदर को अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मदर को हम बोलते हैं कि मदर को क्या करना है, बिल्कुल जो मिरर है, मिरर के आगे इस तरीके से जो शोल्डर स्ट्रेट रहने चाहिए, और हाथ को इस तरीके से कमर पे रखना है, एंड उसके बाद फिर जो है विजुअलाइज करना है मिरर में फॉर एनी ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल चेंजेस। नॉर्मल चेंजेस से कोई भी डेविएशन हो उसको देखने के लिए जो है एग्जामिन करना है। ऐसे एग्जामिन करने के बाद दूसरा स्टेप होता है हैंड को इस तरीके से रेस करके जो है मदर को मिरर के आगे एग्जामिन करना होता है इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है, हम जो लेफ्ट हैंड है उससे राइट ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे, और राइट हैंड से लेफ्ट को एग्जामिन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, निप्पल्स जो है उनको भी प्रेस करके देखते हैं, इनकेस कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं हो, जैसे येलोइश, वाइटिश या फिर ब्लड कंटेनिंग कोई भी डिस्चार्ज अगर पस कंटेनिंग हो, इमीडिएटली हमें क्या है, तुरंत के तुरंत कहाँ जाना है, कंसल्ट करना है टू द फिजिशियन। फिर मदर को एडवाइस किया जाता है कि लेट के भी आप जो है बीएससी कर सकते हैं। इसमें आपको जो तकिया है वो शोल्डर्स के नीचे रखना है, और जो ब्रेस्ट है उसको इस तरीके से पाल्पेट करना है। तो पाल्पेट करने के लिए क्या होता है, हैंड ये जो ये पामर एरिया है फिंगर्स का, जो ये बेड्स है, जो टिप है, उनको यूज करके जो है पाल्पेट करना होता है, उनको क्या होता है, पाल्पेट करना होता है। तो अगर लेट के करते हैं तो इसमें क्या होता है, 3 तरीका होता है। एक होता है वर्टिकल तरीका, जिसमें हम एक्सिलरी से कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स दी सेंटर, और यहाँ पे क्या होता है, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल। इसमें क्या होता है, हम चारों तरफ से क्या है, सेंटर की तरफ जो है पाल्पेट करके देखते हैं। एंड नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन में, कि फ्रॉम निप्पल टू पेरिफेरी, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में क्या है, हम एग्जामिन करते हैं किसको, ब्रेस्ट को। जनरली क्या होता है, नहाते वक्त जब हम परफॉर्म करते हैं तो दैट इज इजी, क्योंकि उस समय क्या होता है, सोप यूज किया होता है, तो जो स्किन होती है वो काफ़ी स्लिपरी होती है, तो जिसकी वजह से जो है एग्जामिनेशन इजी तरीके से हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फन टेस्ट, क्योंकि फन टेस्ट इज यूज टू असेस व्हाट। क्वेश्चन यही है कि फन टेस्ट क्या है, किस चीज़ को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ऑप्शंस है आपके पास वो कौन से हैं, ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी, सर्वाइकल कैंसर या फिर मेंस्ट्रुएशन। तो द करेक्ट आंसर इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को कैसे करता है जो फन टेस्ट है, तो जो फन टेस्ट है इसमें क्या होता है कि ये जनरली किसको डिटेक्ट करता है, हाई एस्ट्रोजन लेवल को।
इट डिटेक्ट्स हाई एस्ट्रोजन लेवल। अभी एस्ट्रोजन लेवल हाई कब रहता है? इट इज जस्ट बिफोर, सॉरी, होता है जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन होता है तो लगभग जो है 25th डे तक जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की 25th डे तक जो है ये जो फॉर्न टेस्ट है ये क्या है? पॉजिटिव आता है फॉर द ओव्यूलेशन। फॉर द ओव्यूलेशन जो है ये पॉजिटिव आता है। अब इसमें क्या होता है? फॉर्न जनरली क्या होता है? एक पौधा होता है जिसके जो पौधे होते हैं वो कुछ जो पत्ता होता है वो कुछ ऐसा होता है कि जिसका जो शेप है वो इस तरीके से होता है। मेरी जो डायग्राम है वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ये इस तरीके का क्या होता है? फॉर्न का पौधा होता है। तो जब इसमें क्या होता है, जो वेजाइनल सिक्रीशंस हैं इसमें क्या करते हैं? वेजाइनल सिक्रीशंस को क्या है, एज अ स्पेसिमेन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्पेसिमेन की तरह यूज करते हैं और इसको क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। जो ग्लास स्लाइड है उस पे ड्राई करते हैं और फिर उसके ऊपर क्या डालते हैं? एनएस डालते हैं और उसको क्या करते हैं? विजुअलाइज करते हैं अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। इसके अंदर लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर जो है इसको विजुअलाइज करते हैं। इसमें क्या होता है? जब हम विजुअलाइज करते हैं तो फन शेप की जो है स्ट्रक्चर्स जो है वो नजर आती है, वो नजर आती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? फन टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? फन टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वो एमनोरिया इज ए बिल्कुल एब्सेंस होता है, यानी कि शुरुआत में ही मदर में क्या है, कभी भी मेंसेस प्रेजेंट नहीं होते। एब्सेंस ऑफ मेंसेस यानी कि कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो है मेंसेस एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है लगभग जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तो मदर में क्या होता है, वापस मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंसेस। मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज में क्या होता है कि मेंसेस के बाद में जो है काफी टाइम तक, 1 साल तक जो है मदर को कभी मेंसेस हुआ ही नहीं है और उसके बाद क्या होता है? कंप्लीट परमानेंट सिजेशन, दैट इज नोन एज सिजेशन ऑफ मेंसेस। उसको क्या बोलते हैं हम? मीनोपॉज। बात करते हैं ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है? जो इनफ्रीक्वेंट मेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ओलिगोमेनोरिया। इनफ्रीक्वेंट जो मेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओलिगोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया इज लेस, यानी कि हाइपो का मतलब क्या होता है? लेस। अगर कोई भी मदर है उसमें क्या होता है? लाइट पीरियड्स आते हैं या फिर लेस जो है अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है, सॉरी, नॉर्मल से, तो दैट इज लाइट मेंसेस। इसको क्या बोलते हैं? लाइट मेंसेस। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है परमानेंट सेसेशन। तो परमानेंट सेसेशन क्या है? मीनोपॉज। मीनोपॉज इज द परमानेंट सेसेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? 32-year वुमन इज प्रेजेंटेड इन गायनोकोलॉजिकल क्लिनिक विद इनफ्रीक्वेंट क्या है? पीरियड्स है। उसको वो क्या है? इनफ्रीक्वेंट क्या है? पीरियड्स है। इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स है। हार्मोनल प्रोफाइल इज डन। अब इसका क्या है? हार्मोन्स की जो प्रोफाइल है वो मदर में चेक की गई है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक्सेप्ट, देखिए हर एक जो है वैल्यू करेक्ट है, बट एक वैल्यू जो है यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। तो एक्सेप्ट में क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कम्प्लीटली रॉन्ग होता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ द पर्सन। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज पीसीओएस। क्या बोलते हैं हम? इसको पीसीओएस बोलते हैं। और आजकल हर वो जो फीमेल है दैट इज सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जनरली क्या होता है? जो एंड्रोजन लेवल है क्या हो जाता है? राइज होता है। एंड्रोजन लेवल क्या है? वो राइज रहता है। बात करते हैं किसकी? एफएसएच नॉर्मल। एफएसएच जनरली क्या होता है? बिल्कुल नॉर्मल रहता है, कोई राइज जो है इसमें नजर नहीं आता या फिर कोई भी डिक्रीमेंट यहाँ पे नजर नहीं आता। नेक्स्ट इज एलएच। एलएच है वो
का लेवल क्या होता है यहाँ पे बढ़ जाता है, लेवल ऑफ एलएच जो है वो इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ पीसीओएस। एंड नेक्स्ट अगर बात करते हैं ईस्ट्रोडियल लेवल, तो जो ईस्ट्रोडियल लेवल है वो भी कितना होता है, नॉर्मल होता है। वो भी कितना होता है, नॉर्मल होता है। तो ये जो है नॉर्मल हार्मोनल प्रोफाइल जो है वो पीसीओएस में देखी गई है, जिसमें क्या होता है एंड्रोजन लेवल रेज होगा, एफएसएच बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, एलएच रेज होगा एंड एस्ट्रोडियल बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। अब जो पीसीओएस है, अब इसमें क्या होता है एंड्रोजन लेवल इंक्रीज होने से, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे क्या है, जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपको कह सकते हैं क्लिनिकल फीचर्स जो देखने को मिलेंगे, वो क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए जो क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ पीसीओएस, वो क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले देखने को मिलता है यहाँ पे सेंट्रल ओबेसिटी। देखिए जो भी पर्सन है जिसमें पीसीओएस है उसमें क्या होगा, जो ट्रंक एरिया है वहाँ पे क्या है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। वो लगभग जो बीएमआई रहता है यहाँ पे मोर देन कितना रहता है, 30 केजीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो है बीएमआई जो है वो पर्सन में मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, देयर इज ओलिगोमेनोरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मदर में ओलिगोमेनोरिया होता है, कंडीशन ऑफ एमेनोरिया। एमेनोरिया की जो है वो कंडीशन हो सकती है फॉलो बाय हैवी पीरियड्स, यानी कि एक बार मदर को बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स हुए और उसके बाद जो है मदर को थोड़े टाइम के लिए क्या हो गया, एमेनोरिया की कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाती है इन केस ऑफ एनी ऑफ द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस। पीसीओएस का मेन जो क्लिनिकल फीचर देखा गया है दैट इज इनफर्टिलिटी। जो ऐसे केसेस हैं जिनमें पीसीओएस बहुत ज़्यादा है, वो उन जो फीमेल्स हैं उनमें इनफर्टिलिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्लिनिकल फीचर देखा गया है कि ऐसी जो लेडीज़ होती है उनमें कंसीव करने में बहुत इश्यूज आती है। बात करते हैं ऐसे में अगर कंसीव हो भी जाता है, देयर इज चांसेस फॉर प्रेगनेंसी लॉस भी यहाँ पे हो सकता है, प्रेगनेंसी लॉस भी यहाँ पे हो सकता है। बात की थी कि एंड्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं हम, हाइपर एंड्रोजेनीमिया, यानी कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म। यहाँ पे क्या होगा, जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो इंक्रीज होगा। अब हाइपर एंड्रोजेनिज्म में क्या होगा, जो मेल हार्मोन का लेवल है वो इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से मदर में क्या होगा, हिस्सोचिज्म जो है वो प्रेजेंट होगा, यानी कि फेशियल हेयर्स है उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। साथ ही साथ जो है एक्ने जो है मदर में डेवलप होने लगेंगे, जो भी लेडी है उसमें क्या होंगे, एक्ने जो है वो डेवलप होने लगते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मन में आता होगा पीसीओएस है तो उसकी ट्रीटमेंट में क्या करना होता है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बोल दी जाती है कि वेट लॉस जो है वो करना होता है। अगर मदर क्या है स्मोकिंग कर रही है तो मदर को क्या है स्मोकिंग को बंद करना होगा। स्मोकिंग सिजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में जो है अगर मेडिकल की बात करते हैं, अगर मेडिसिन की, तो यहाँ पे मदर को जो है जो लेडी है उसको क्या दिया जाता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो मदर में एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो द क्वेश्चन इज कि 32-year वुमन इज प्रेजेंटेड इन गायनेकोलॉजी विद इनफ्रीक्वेंट पीरियड। सबसे पहली चीज हार्मोन प्रोफाइल हमने चेक की, सब कुछ सही था एक्सेप्ट फॉर इंक्रीज एंड्रोजन लेवल। बिल्कुल हमने पढ़ा है कि इंक्रीज रहता है एंड्रोजन लेवल, एफएसएच का नॉर्मल लेवल रहता है, एस्ट्राडियोल बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लेकिन जो एलएच है वो क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है। एलएच क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन, यानी कि ये चीज क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, पीसीओएस। बात करते हैं नेक्स्ट, द इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ पीआईडी। यहाँ पे पीआईडी क्या है, पीआईडी इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का मेन कॉज क्या है, एब्रेप्टो प्लेसेंटा हमने पढ़ा है। एब्रेप्टो प्लेसेंटा में क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो मैच्योरेशन से पहले ही अलग होने लगता है। प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें क्या होगा, जो प्लेसेंटा है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, इन द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्राई। यूट्राई एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, यानी कि यूट्रस कैविटी को छोड़ के कहीं और पे भी अगर जो है इम्प्लांटेशन हो रहा है,
PPH इज पोस्टमार्टम हेमरेज, यानी कि आफ्टर डिलीवरी देयर इज चांसेस फॉर हेमरेज। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या, कि बात करते हैं किसकी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या होती है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में क्या होता है, तो हम क्या बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को PID। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में क्या होता है, देयर इज इन्फेक्शन इन इन्फ्लेमेशन होता है ऑफ द जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उनका, इट इज इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ अपर जेनाइटल ट्रैक्ट, अपर जेनाइटल ट्रैक्ट ऑर्गन्स, जिसमें स्पेसिफिकली क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ये हम बोलते हैं जैसे कि यूट्रस हो गया, स्पेसिफिक यूट्रस में क्या है, एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, साथ साथ में क्या हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स हो गए, ओवरीज हो गई, पेल्विक पेरिटोनियम है, और कोई भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर हो, कोई भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स अगर प्रेजेंट हो, अगर उसमें भी अगर इन्फ्लेमेशन या फिर जो इन्फेक्शन है वो प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज है उसके क्या है, कॉजेस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉजेस की अगर बात करते हैं तो कारण क्या होता है, तो कारण होता है सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है इनमें कौन कौन से आते हैं, गोनोरिया बहुत कॉमन है, कौन कौन से होते हैं, गोनोरिया इन्फेक्शन हो गया, या फिर क्लेमाइडिया का हो गया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ठीक है। तो जो STIs है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। इसके में एग्जांपल आगे गोनोरिया या फिर क्लाइमीडिया ट्राइकोमेटिस। नेक्स्ट बात करते हैं अगर कॉजेस की, तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उस केस में भी क्या होता है, देयर इज चांसेस फॉर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। या फिर किसी भी पर्सन में क्या हो, इनफर्टिलिटी हो, उसमें भी क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि एक तरीके से अगर बात करते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं फ्रॉम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, वो कौन कौन से हैं, कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात कर दे वो देयर इज चांसेस फॉर रिकरेंट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इनफर्टिलिटी एक तरीके से क्या है, इसका कॉम्प्लिकेशन है अगर टाइमली इसको ट्रीट नहीं किया जाता है, और साथ साथ में देयर इज चांसेस फॉर क्रोनिक पेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्रोनिक पेन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और साथ साथ में क्या होता है, देयर इज चांसेस फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। इसके साइन एंड सिम्टम्स में क्या देखा जाता है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है, सबसे पहली चीज देखी गई है, लोअर एब्डोमेन पेन जो है वो मदर में ज्यादा होता है, क्योंकि पेल्विक का क्या है, एक तरीके से जो है इन्फ्लेमेशन हो रहा है, सो लोअर एब्डोमेन पेन जो है वो नोटिस किया जाता है। देयर विल बी चांसेस फॉर ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स, ब्लीडिंग होती है किसके बिटवीन, पीरियड्स के बिटवीन, एंड आफ्टर सेक्स जो है यहाँ पे मदर्स में क्या होगा, जो ब्लीडिंग है वो देखने को मिलेगी, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मदर होगी या फिर जो फीमेल होगी वो कैसी फील करेगी, बिल्कुल टायर्ड जो है, वीक सी फील करेगी, और साथ ही साथ जो मदर में क्या होगा, सॉरी जो लेडी है, जो पर्सन है, उनमें क्या होता है, देर इज इंक्रीज पीरियड पेन एंड नेक पेन। ऐसे मदर्स में सॉरी ऐसे पर्सन में क्या होता है, देर इज चांसेस फॉर इंक्रीज, जो पीरियड्स का पेन होता है वो ज़्यादा होता है, एंड लेग पेन जो है वो भी प्रेजेंट होता है।
अब बात करते हैं किसकी, अगर ट्रीटमेंट की, सो ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में जनरली जो है ओरल एंड आईवी एंटीबायोटिक्स जो है वो मदर को दी जाती है। साथ ही साथ में क्या होता है, देयर इज चांसेस फॉर सर्जरी, मदर है उनमें सर्जरी भी परफॉर्म हो सकती है। तो द क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ pelvic inflammatory disease, तो हमने देखा था क्या, ectopic pregnancy, ectopic pregnancy is the main cause of pelvic inflammatory disease। अब बात करते हैं किसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन आर द चांसेस ऑफ एक्यूट एंडोमेट्रियाटिस। एंडोमेट्रियम की जो इन्फ्लेमेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियाटिस डेवलपिंग इन अ वुमन, की किसी भी वुमन में एंडोमेट्रियाटिस की कंडीशन कब जो है वो डेवलप होती है, आफ्टर मीनोपॉज, आफ्टर मीनार, आफ्टर अबॉर्शन ऑफ चाइल्ड बर्थ या फिर चाइल्डहुड में। तो एंडोमेट्राइटिस यानी कि कोई भी अगर एरिया है उसका अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो एक तरीके से वहाँ पे क्या है, फॉरेन मटेरियल का होना भी ज़रूरी होता है। एक्यूट एंडोमेट्रियोसिस क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्यूट एंडोमेट्रियोसिस, मेट्रियाटिस। सो एंडोमेट्रियाटिस में क्या होता है, इट इज, तो एक्यूट एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इट इज इन्फेक्शन या फिर क्या है, इन्फ्लेमेशन इनर लेयर ऑफ यूट्रस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम का जो इन्फ्लेमेशन है उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोमेट्रियाटिस। एंडोमेट्रियाटिस अगर होता है किसी भी पर्सन में तो उसके कॉजेस क्या है, सबसे कॉमन कॉज देखा गया है वो क्या है, क्लेमाइडिया, गोनोरिया, मतलब कि जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उनकी वजह से भी क्या होता है, एंडोमेट्रियाटिस जो है वो पर्सन में प्रेजेंट होता है। ट्यूबरक्लोसिस और मिक्स ऑफ नॉर्मल वेजाइनल बैक्टीरिया, देखिए जो वेजाइनल फ्लोरा है उसमें एक से ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ हो तो उस केस में भी क्या है, देयर इज चांस फॉर एंडोमेट्रियम इन्फ्लेमेशन। ठीक है, बात करते हैं किसकी, जनरली और क्या क्या कॉज होते हैं, जनरली जो पेशेंट है अगर वो द पर्सन हैज गॉन थ्रू द मिसकैरेज या फिर जो अबॉर्शन है या फिर चाइल्ड बर्थ उन्होंने कराया है तो उस केस में भी क्या है, देयर इज चांसेस फॉर एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि इट जनरली अकर आफ्टर मिसकैरेज और चाइल्ड बर्थ। और एक और कॉज है एंडोमेट्रियम का इन्फ्लेमेशन का, कि अगर प्रोलॉन्ग लेबर हुआ हो या फिर सी सेक्शन, उस केस में भी चांसेस है फॉर एंडोमेट्रियम इन्फ्लेमेशन की, एंडोमेट्रियम इन्फ्लेमेशन की। So the question is कि when are the chances of acute endometriosis increases या फिर develops in a woman, तो that is after abortion या फिर childbirth। after abortion या फिर childbirth क्या होता है, there is chances for inflammation of endometrium। Now the question is 27-year-old woman is admitted to the hospital with spotting for vagina। सबसे बड़ी बात है spotting present है vagina के थ्रू लेकिन कोई भी पेन नहीं है, नो पेन। Her history reveals 3 months of amenorrhea, 3 months एमनोरिया के अनकन्फर्म्ड प्रेगनेंसी है, यानी कि मदर क्या है 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट है और उसमें क्या है, स्पॉटिंग फील हुआ है विदाउट पेन, स्पॉटिंग जो है वो नजर आया है विदाउट पेन। तो सी सस्पेक्टेड टू बी केस ऑफ एबॉर्शन, एबॉर्शन के केस का सस्पेक्शन है। तो ये जो एबॉर्शन है वो किस टाइप का है, यस टाइप का है, मिस्ड, इनएविटेबल, थ्रेटेन्ड या फिर कंप्लीट। बात करते हैं मिस्ड की, तो मिस्ड में क्या होता है, एबॉर्शन हो चुका है लेकिन वो क्या है, मदर के बॉडी के अंदर ही रह जाता है बिना किसी सुराग के, कह सकते हैं फीटस डेथ, फीटस की क्या, डेथ हो चुकी है लेकिन फिर भी वो क्या है, मदर की यूट्रस में
प्रेजेंट है, तो ऐसे अबॉर्शन को क्या बोलते हैं? मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन जो है वो बोलते हैं, यानी कि fetus is dead and retained passively inside the uterus, inside the uterus। ऐसे को क्या बोलते हैं? मिस्ड पीरियड, यानी कि थोड़े टाइम के लिए, फॉर अ विएबल टाइम, फॉर विएबल पीरियड। तो ये थोड़े टाइम के लिए क्या है, वो उसके अंदर रह जाता है, जो मदर है उसके अंदर रह जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? थ्रेटेंड अबॉर्शन की। व्हाट इज थ्रेटेंड अबॉर्शन? तो थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है? देयर इज चांस फॉर द अबॉर्शन, लेकिन फिर भी जो फीटस है वो क्या है? सर्वाइव कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। दैट इज थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन इज सॉरी, जिसमें क्या होता है? मिसकैरेज इज बिगिन, या फिर मिसकैरेज क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, स्टार्टेड, बट नॉट प्रोग्रेस्ड, बट नॉट progressed to a state from which recovery is impossible, from which recovery is impossible, मतलब कि ऐसे स्टेज तक पहुंच जाता है जहां से रिकवरी इम्पॉसिबल, मतलब कि ऐसे स्टेज तक पहुंचता ही नहीं है कि जहां तक जो रिकवरी है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दैट इज थ्रेटेंड अबॉर्शन। एक तरीके से धमकी मिली है कि हाँ भाई हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हो गया हो। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं इम्पोर्टेंटली। सो क्लिनिकल फीचर्स में इसमें देखा गया है क्या? देर इज एमेनोरिया, लाइट ब्लीडिंग रहेगी, और यूजुअली जो है ये पेनलेस रहता है। यूजुअली क्या रहता है? पेनलेस रहता है, लेकिन कभी कभार जो है थोड़ा बहुत जो है वो पेन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अबॉर्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल अबॉर्शन क्या है? इनएविटेबल अबॉर्शन इज ऐसी स्टेज तक पहुंच चुका है जहां से जो वो फीटस है उसकी सर्वाइवल की कोई चांसेस नहीं है, यानी कि उसको रिवाइव नहीं कर सकते। तो दैट इज इनएविटेबल अबॉर्शन। तो जहाँ पे क्या है? वेयर द चेंजेस हैव प्रोग्रेस टू अ स्टेट, progressed to a state from where कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, है ना? देखिए ऐसी स्टेज तक पहुंच गया है कि जहां से कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल, प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। अब इसके अगर क्लिनिकल फीचर की बात करें कि जो मदर है उसको कैसे पता चलेगा कि शी इज सफरिंग फ्रॉम इनएविटेबल अबॉर्शन, तो इसमें क्या होगा? देयर विल बी वेजाइनल ब्लीडिंग जो है प्रेजेंट रहेगी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे क्या होगा? एग्रीवेशन होगा ऑफ कॉलिकी पेन, कॉलिकी पेन इन लोअर एब्डोमेन। यानी कि जो लोअर एब्डोमेन हिस्सा है वहां पे क्या होगा? एकदम सीवियर सा कॉलिकी पेन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ फीचर ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम्प्लीट। सो इनकम्प्लीट में क्या होता है? कुछ हिस्सा तो जो है अबॉर्ट हो जाता है जो कॉन्सेप्टस का, और कुछ जो है शरीर के अंदर रह जाता है। दैट इज इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इसमें क्या होगा? प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, द प्रोसेस ऑफ already taken place, but entire product of conceptors is entire conceptors are not expelled out.
और कुछ पार्ट जो है वो बॉडी में रह जाता है। अब इसकी क्लिनिकल फीचर की बात करें तो देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ लोअर एब्डोमेन पेन और परसिस्टेंट क्या रहेगी, वेजाइनल ब्लीडिंग। वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यू प्रेजेंट रहती है। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्पॉटिंग प्रेजेंट है लेकिन पेन प्रेजेंट नहीं है, मदर क्या है, कंफर्म प्रेगनेंसी टेस्ट है और सस्पेक्ट कर रहे हैं ऑफ अबॉर्शन। तो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग किस में प्रेजेंट होती है, इन केस ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन, इन केस ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो नेक्स्ट देखेंगे हम प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ अ नॉर्मल इम्प्लांटेड प्लेसेंटा ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यूजुअली विद सीवियर हेमरेजेस नोन एज, यानी कि प्लेसेंटा कंप्लीटली अटैच हो चुका था यूट्रस से लेकिन वहां पे क्या हो गया है, देयर इज प्रीमेच्योर सेपरेशन हो गया है आफ्टर सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी और बहुत ज़्यादा सीवियर क्या है, ब्लीडिंग जो है वो प्रेजेंट है। वो प्रीमेच्योर जो सेपरेशन है उसको क्या बोलते हैं हम, एब्रप्टो प्लेसेंटा। इसको क्या बोलते हैं हम, एब्रप्टो प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, जो प्रीविया है वो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, कवरिंग ऑफ ये सर्विक्स। यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो किसको कवर करता है, सर्विक्स को। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज प्रेगनेंसी है आउट ऑफ द यूट्राइन कैविटी एंड इनकम्पिटेंट सर्विक्स इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं सर्विक्स। यहाँ पे क्या होता है, सफिशिएंट इनसफिशिएंसी सर्विक्स जो है अपनी जो कैपेसिटी है उसको लूज कर देता है जिसकी वजह से भी क्या है, देयर इज चांसेस फॉर अबॉर्शन। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एब्रप्टो प्लेसेंटा। एब्रप्टो प्लेसेंटा में क्या होता है, प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द जो यूट्रस है वहां से। बात करते हैं 13 व्हेन द प्लेसेंटा कवर्स द इंटरनल ऑस पार्शियली। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटरनल ऑस को कवर किया है कैसे, पार्शियली व्हेन क्लोज्ड। ठीक है, जब क्लोज है इंटरनल लॉस तो उसको क्या है, पार्शियली कवर किया है एंड डज नॉट एंटायरली डू सो व्हेन डायलेटेड। लेकिन जब डायलेटेड होता है तब वो जो प्लेसेंटा का हिस्सा है वो उसको कवर नहीं करता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं, जो पहला है फर्स्ट वन अगर बात करें तो दैट इज, ये क्या होता है, मार्जिनल, क्या बोलते हैं हम, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्जिनल में पहला क्या है हमारे पास, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया है जिसमें जो प्लेसेंटा है वो इंटरनल ऑस के थोड़ा सा अंदर है। सेकेंड इज लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। तो जो लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया है इसमें क्या है, जो प्लेसेंटा है वो लगभग जो मार्जिन है उससे लगभग 2 सेंटीमीटर जो है दूर है। मतलब जो सर्विक्स है वहां से क्या है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर की दूरी तक प्रेजेंट है। थर्ड बात करते हैं, थर्ड इज इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। तो इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जब ओस क्लोज होता है तो उस समय क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो उसको कवर कर देता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा खुल रहा है, मतलब जो पूछा गया है क्या, प्लेसेंटा जो है इंटरनल ऑस को पार्शियली कवर करता है जब क्लोज होता है और कंप्लीटली कवर नहीं कर पाता है जब वो ओपन होता है। दैट इज इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। और ये क्या है, फोर्थ वन इज कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें क्या हो रहा है, जो इंटरनल लॉस है उसको कंप्लीटली कवर कर दिया गया है। ठीक है, so the question is, when the placenta covers the internal loss partially when closed and does not entirely covers to do so, तो ये क्या है, incomplete placenta previa। The answer is incomplete placenta previa, यानी कि जो होस है उसके ऊपर तो है लेकिन जैसे ही होस डायलेट होता है तो वो थोड़ा सा साइड हो जाता है। नेक्स्ट इज a multi-gravida 32-year-old lady is admitted at 10 weeks
10 वीक्स पे जो है मदर एडमिट हुई है विद ब्लीडिंग पर वेजाइनम, व्हिच ऑफ द एक्शन द नर्स शुड फर्स्ट डू फॉर हर। अब 10 वीक्स है मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर प्रेजेंट है और मल्टी ग्रेविडा है, मतलब ऑलरेडी जो है मदर प्रेगनेंसी से डील कर चुकी है। तो ऐसे में अगर वो ब्लीडिंग के साथ अगर प्रेजेंट होती है इन द टू द नर्स, अगर नर्स के पास आती है तो नर्स का पहला फंक्शन क्या होगा एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, वो क्या परफॉर्म करेगी? शी विल परफॉर्म अ वेजाइनल एग्जामिनेशन, बिल्कुल नहीं। वेजाइनल एग्जामिनेशन अगर जब तक आपको कॉज का नहीं पता है आप बिल्कुल नहीं करेंगे। हो सकता है आप जो वेजाइनल ब्लीडिंग है उसको क्या कर जाते हैं, एग्रीवेट कर जाएंगे। प्रोवाइड पेरिनियल पैड्स, बिल्कुल सही है। पेरिनियल पैड्स हमें मदर को देने पड़ेंगे सो दैट हम क्या है अमाउंट मेजर कर पाए कि जो ब्लड लॉस है वो कितना हुआ है, कि एक दिन में वो कितने पैड्स चेंज कर रही है, ज़्यादा है कम है, वो हम क्या करते हैं अमाउंट ऑफ जो नंबर ऑफ पैड्स जो चेंज होते हैं उसके ही थ्रू हम जो है अमाउंट को मेजर कर पाते हैं। बात करते हैं कंसेंट फॉर सिजेरियन सेक्शन, बिल्कुल नहीं। ये क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है जो सिजेरियन सेक्शन कंसेंट वगैरह सब डॉक्टर्स के काम होते हैं। चेक द फीटल हार्ट रेट एंड मैटरनल ब्लड प्रेशर। फीटल हार्ट रेट एंड मैटरनल जो ब्लड प्रेशर है वो हम सेकेंडरी फंक्शन करेंगे, बट पहला चीज़ हमें क्या करना है, प्रोवाइड करना है पेरिनियल पैड्स को टू असेस द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीनेटल मदर एडमिटेड टू द लेबर रूम विद ब्लड प्रेशर कितना है 150/90 mm ऑफ Hg, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है ब्लड प्रेशर। देन देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया में क्या है 3+ वैल्यू है, एंड देयर इज एडिमा ऑफ हैंड्स एंड फेस। वो पेशेंट को क्या डायग्नोस हुआ है, सीवियर प्री एक्लेम्शिया। पेशेंट को क्या डायग्नोस हुआ है, सीवियर प्री एक्लेम्शिया। विच अमंग द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग सपोर्ट्स दिस डायग्नोसिस। वो जो प्री एक्लेम्शिया है उसमें एक और डायग्नोसिस कौन सा ऐड होगा, तो डिफाइन करता है कि कंडीशन इज प्री एक्लेम्शिया। तो प्री एक्लेम्शिया में जॉइंट्स पेन होते हैं, बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिपेशन होता है, बिल्कुल नहीं। वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, नहीं। चांसेस इज फॉर विजुअल डिस्टर्बेंसेस, जनरली बीपी बढ़ने से क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो मदर में क्या है विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिलते हैं। इन जनरल पेशेंट में भी अगर ब्लड प्रेशर राइज होगा विजुअल डिस्टर्बेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे। बात करते हैं 26-year-old प्राइमरी ग्रेविडा पेशेंट इज एडमिटेड विथ सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में क्या होता है, आफ्टर 20 वीक्स में अगर मोर देन 20 वीक्स में अगर प्रेगनेंसी में अगर बीपी राइज हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम, सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और उसको क्या दिया गया है, मैग्नीशियम सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो दिया गया है। ये हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब भी हमने बोला था कि मैग्नीशियम सल्फेट का रेजिमेंट, मैग्नीशियम सल्फेट के प्रिकॉशंस जो ले रहे हैं और जो चीज़ें हम असेस करते हैं वाइल एडमिनिस्ट्रिंग MgSO4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नर्स शुड ऑब्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो नर्स एज अ नर्स हमें किस चीज़ का ध्यान जो है सबसे ज़्यादा जो है कंटिन्यू मॉनिटरिंग जो है वो रखनी है, किसकी? फॉर एग्जाम्पल यूरिन आउटपुट एवरी 8 आवर्ली, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो है जनरली क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। अब ये चीज़ आपने पढ़ी होगी तो आपको याद रहेगा, तो इसलिए जो कहते हैं रिवीजन इज मस्ट। तो मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी से क्या होता है, रेस्पिरेशन डिप्रेशन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट जो है एवरी आवर्ली हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे इन एनी ऑफ द क्लाइंट हु इज रिसीविंग MgSO4। MgSO4 अगर कोई भी पेशेंट जो है रिसीव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हर घंटे जो है असेस करेंगे किसको, रेस्पिरेटरी रेट को। इस चीज़ को समझते हैं। देखिए हमने क्या बोला था, क्या क्या मॉनिटरिंग पैरामीटर्स होते हैं इन MgSO4, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन रेट, SaO2 दैट शुड बी मॉनिटर एवरी 10 to 30 मिनट्स या फिर अप टू 1 आवर तक जो है हमें इसे क्या है मॉनिटर करना ही है। बात करते हैं टेम्परेचर लंग साउंड की, तो वो हर 2 घंटे में हमें मॉनिटर करना है। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस या लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, असेसमेंट ऑफ हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंसेस, एपिगेस्ट्रिक पेन, ये हर 4 घंटे में हमें मेजर करना होता है इन केस ऑफ MgSO4 एडमिनिस्ट्रेशन। हायर चार्टिंग जो है हमें थ्रू आउट जो है प्रोसीजर हमें जो है वो मेंटेन करना है। और फीटल वेलबींग एंटीपार्टम और इंट्रापार्टम के थ्रू किसके थ्रू देखेंगे, इलेक्ट्रिक फीटल मॉनिटरिंग के थ्रू, इलेक्ट्रिक
फीटल मॉनिटरिंग के थ्रू जो है हम जो है कंटिन्यू जो है बच्चे का जो है हार्ट रेट वो मॉनिटर करेंगे while administering MGSO4. Now the question is, research has demonstrated that supplemental folic acids to the mother can reduce incidences of neural tube defects in the fetus. Typically, when should this supplemental folic acid should be administered? अगर कोई भी पर्सन है प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है या फिर प्रेग्नेंट है तो ऐसे केसेस में फॉलिक एसिड जो है मदर को कब दिया जाता है? डेली बिगनिंग 1 मंथ प्रायर टू कंसेप्शन. अब ये तो प्लान प्रेगनेंसी की बात तो हो गई है कि अगर जो पर्सन है वो कंसीव करने की कोशिश कर रहा है तो वो लगभग उससे 1 महीना पहले ही क्या स्टार्ट कर दे, फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दे. स्टार्ट एट कंसेप्शन यानी कंसेप्शन होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं. एट 3 मंथ्स ऑनवर्ड यानी कि प्रेगनेंसी की अगर 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं तो उसके बाद नहीं. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जो है फॉर्म हो जाता है. उसके बाद जो है जो सर्वाइकल कह सकते हैं जो न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज हो जाती है बाय द टाइम ऑफ एंड ऑफ 3rd मंथ. बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ तो उसके बाद लेने का तो कोई यूज ही नहीं है. एनी टाइम ऑफ प्रेगनेंसी नहीं. तो द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 1 मंथ प्रायर टू द कंसेप्शन. तो इसमें जो डोजेज दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 40 mg ऑफ फॉलिक एसिड दिया जाता है मदर को, फॉलिक एसिड एवरी डे बिफोर यू आर प्रेग्नेंट और अंटिल कब तक दिया जाता है? 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक. मतलब 1 महीना पहले तो हमें स्टार्ट करना है लेकिन कब तक लेना है? जब तक जो प्रेगनेंसी है उसकी 12 वीक्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमें क्या करना है? फॉलिक एसिड का एडमिनिस्ट्रेशन मदर में करवाना है. नेक्स्ट इज अ कपल इज इंक्वायरिंग अबाउट वेसेक्टोमी की बात हुई है. वेसेक्टोमी किसमें परफॉर्म होता है? वेसेक्टोमी इज परफॉर्म्ड इन द मेल पेशेंट. किसी भी मेल पर्सन है उसमें जो है वेसेक्टोमी परफॉर्म की जाती है. एक तरीके का क्या है? परमानेंट जो है फैमिली प्लानिंग मेथड है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. विच टीचिंग स्टेटमेंट शुड द नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान? मतलब नर्स को कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूड करना है इन टीचिंग प्लान में? It is another method of conception is needed until the sperm count is 0. मतलब कि वेसेक्टोमी पर्सन में हो चुका है लेकिन जब तक स्पर्म काउंट 0 नहीं हो जाता तब तक हमें क्या कोई और मेथड भी यूज करना है कॉन्ट्रासेप्शन का? बिल्कुल सही है, हमें करना पड़ेगा. लगभग क्या है हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने फैमिली प्लानिंग पढ़ा था कि 20 इजेकुलेशंस तक जो है जो स्पर्म है वो प्रेजेंट होते हैं आफ्टर वेसेक्टोमी. तो 20 इजेकुलेशन तक जो है तक स्पर्म काउंट 0 नहीं हो जाता. हमें क्या है कोई और मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यहाँ पे यूज करना पड़ता है. तो वेसेक्टोमी इज इजीली रिवर्स्ड इफ चिल्ड्रन आर डिजायर्ड इन द फ्यूचर. नो, किसी एक वजह से ही इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट जो है क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं. तो इट इज अ परमानेंट मेथड जहाँ पे क्या है जो फैमिली प्लानिंग का क्या है परमानेंट मेथड है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं. वेसेक्टोमी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मेल्स विद प्रायर हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ अ माइनर प्रोसीजर, बहुत इजी प्रोसीजर होता है. तो मेनली ट्यूबेक्टोमी से जो है माइनर प्रोसीजर है क्या? वेसेक्टोमी. तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है कि ये जो मेल पेशेंट विद कार्डियक हिस्ट्री ये परफॉर्म नहीं कर सकते. नहीं, चाहे कार्डियक इशू हो कुछ भी हो, अगर वेसेक्टोमी किसी भी पर्सन में करवानी है तो दे कैन इजीली परफॉर्म. Vasectomy requires only a year follow up once the procedure is done. मतलब कि क्या बोल रहे हैं? प्रोसीजर होने के बाद हर साल फॉलो अप की जरूरत है? नहीं. जनरली जब तक स्पर्म काउंट 0 नहीं हो जाता, स्पर्म काउंट जो है 0 नहीं हो जाता तब तक फॉलो अप की जरूरत है. उसके बाद तो भले कोई फॉलो अप की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा फॉलो अप की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ती है. तो ये जनरली टाइम कंज्यूमिंग में नहीं है, बहुत ईजी मेथड है. तो हर कोई को जो है इस चीज को जो है परफॉर्म करवा सकता है. सो द करेक्ट आंसर इज अनदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नीडेड until the count is 0. Next the question is a multigravida client will be using medroxyprogesterone acetate. तो medroxyprogesterone acetate के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा था फैमिली प्लानिंग में. इट इज DMPA, दैट इज medroxyprogesterone acetate.
ठीक है, एज अ फैमिली प्लानिंग मेथड। आफ्टर द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट दिस मेथड विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट्स इफेक्टिव टीचिंग, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो है क्लाइंट का बताता है कि जो नर्स है उसने इफेक्टिव टीचिंग की थी रिलेटेड टू डीएमपीए। तो डीएमपीए क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। सो डीएमपीए मुझे पता है काफी लोगों को याद नहीं होगा। डीएमपीए को हम क्या बोलते हैं? डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन सिटेट। तो ये क्या है? एक तरीके का आई जो इंट्रा मस्कुलर जो इंजेक्शंस की हमने बात की थी, कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा होगा यार, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो जो डीएमपीए है इसके कुछ कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स हैं। तो कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट्स जो देखे गए हैं डीएमपीए के, वो क्या है? देयर इज सॉरी ये जो कॉमन साइड इफेक्ट्स यहाँ पे देखे गए हैं वो क्या है? सबसे पहली चीज यहाँ पे देखी गई थी, हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि डीएमपीए देने के बाद जो मदर है उसमें क्या देखा गया है? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होती है। और मदर का क्या हो जाता है यहाँ पे? वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, वेट गेन भी होता है, प्लस देर इज चांसेस फॉर हेडेक्स एंड डिप्रेशंस। हेडेक एंड डिप्रेशन में भी मदर जो है वो जा सकती है। तो इसको देने का तरीका क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर किसी को याद है तो हाथ खड़ा करे। बिल्कुल सही है, मुझे पता है आप लोग स्क्रीन के अंदर से तो मेरे पास आ नहीं सकते। सो जो रूट कहा गया है ऑफ डीएमपीए, तो दैट इज आईएम इंट्रामस्कुलर दिया जाता है एवरी 3 मंथ। इट इज गिवन बाय इंट्रामस्कुलर एवरी 3 मंथ्स। हर 3 महीने में क्या है? इंजेक्शन दिया जाता है। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सप्लाईज में जो नाम आ रहा है वो किसका आ रहा है? अंतरा का। तो ये जो अंतरा इंजेक्शन है वो भी क्या है? डीएमपीए इंजेक्शन है, जो हर 3 महीने में एक बार जो है थ्रू गवर्नमेंट सप्लाई लगता है। और जो फर्स्ट इंजेक्शन है, यानी कि जो हम डीएमपीए का अगर फर्स्ट डोज अगर किसी भी पेशेंट में लगा रहे हैं वो कब लगाते हैं? 5 days आफ्टर मेंसेस। मेंसेस होने के 5 दिन बाद में जो है इसका फर्स्ट इंजेक्शन लगता है। तो फर्स्ट इंजेक्शन शुड बी गिवन विद इन 5 days आफ्टर मेंसेस। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा है? डीएमपीए। सो नाउ वी विल गो बैक टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ये क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट्स इफेक्टिव टीचिंग की नर्स ने जो है इफेक्टिव टीचिंग की है ऑफ द डीएमपीए। तो दिस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग रिक्वायर्स मंथली इंजेक्शन। क्या मंथली इंजेक्शंस लग रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या 3 मंथ में एक इंजेक्शन लग रहा है। प्लीज यहाँ है आई शुड हैव माई फर्स्ट इंजेक्शन ड्यूरिंग माई menstrual साइकिल। बिल्कुल नहीं। इट इज गिवन आफ्टर 5 days ऑफ menstrual साइकिल। वन पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट इज एब्सेंस ऑफ menstrual पीरियड। बिल्कुल सही है। देयर इज चांसेस कि जो menstrual पीरियड हो वो क्या होते हैं यहाँ पे? एब्सेंट होते हैं। मदर में क्या हो जाते हैं? एब्सेंट होने लगते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस ड्रग विल बी गिवन बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। बिल्कुल गलत है। ये क्या दिया जाता है? आईएम दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। तो द करेक्ट आंसर इज वन पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट 15 weeks ऑफ gestation है, हैज हैड amniocentesis। क्या हुआ है? amniocentesis का प्रोसीजर हुआ। हैज रिसीव्ड टीचिंग्स कंसर्निंग साइंस एंड सिम्टम्स टू रिपोर्ट। मतलब क्लाइंट है जो एमनियोसेंटेसिस के लिए आया है, वहां पे नर्स ने उसे कुछ साइन एंड सिम्टम्स बताए कि अगर वो आपके में दिखे तो आपको उसको क्या करना है? तुरंत के तुरंत रिपोर्ट करना है। विच स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट नीड्स फर्दर टीचिंग। लेकिन क्लाइंट ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया जिसके बाद हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं, क्लाइंट को जो है हमें थोड़ा और जो है पढ़ाना पड़ेगा या फिर बताना पड़ेगा इस प्रोसीजर के बारे में। तो क्लाइंट क्या बोल रहा है? आई नीड टू कॉल इफ आई स्टार्ट टू लीक फ्लूइड फ्रॉम माई वेजाइना जनरली।
फ्लूइड लीकेज कब होता है? फ्लूइड लीकेज होता है जब मदर क्या होती है, लेबर में चली जाती है। एमनियोसेंटेसिस में चांस ही नहीं है कि मदर, बहुत कम चांस होता है, बहुत रेयर, मे बी नेग्लिजिबल चांस है कि देयर इज फ्लूइड लीकेज। जनरली ये क्या है, फ्लूइड लीकेज तब होता है जब मदर क्या है, लेबर में जाती है। अगर इनकेस अगर फ्लूइड लीकेज हो जाता है तो देयर इज चांसेस फॉर अर्ली रप्चर या फिर प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। लेकिन इसका एमनियोसेंटेसिस से कुछ भी लेना देना नहीं है। इफ आई स्टार्ट ब्लीडिंग आई विल नीड टू कॉल बैक। अब बारी आती है यहाँ पे कि अगर शी विल स्टार्ट ब्लीडिंग शी नीड टू कॉल बैक। जनरली क्या होता है, फीवर या फिर ब्लीडिंग जो है एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन होता है जो अराइज होता है फ्रॉम द एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर से। एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर से अगर ब्लीडिंग या फिर फीवर अगर कुछ भी आ रहा है तो उस समय क्या है, रिपोर्ट करना है, बट चांसेस है वो बिल्कुल कम है। ब्लीडिंग जनरली कभी भी हो, जरूरी नहीं है सिर्फ एमनियोसेंटेसिस में हो, तो हमेशा ही क्या है, रिपोर्ट करना है। इफ माई बेबी डज नॉट मूव आई नीड टू कॉल माई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बिल्कुल सही है कि मदर को क्या है, इंडिकेट किया ना कि हेल्थ केयर प्रोफेशन को बताना है कि बिल्कुल सही है। अगर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो रहा है तो मदर को क्या है, इन्फॉर्म करना है किसी भी क्लाइंट को। अगर स्टार्ट ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी क्या है, कॉल बैक करना है। बट इफ माई बेबी डज नॉट मूव आई नीड टू कॉल माई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बिल्कुल नहीं, बेबी मूव ही नहीं करेगा, मदर को मूवमेंट फील ही नहीं होगा, क्योंकि जनरली जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर है या फिर प्राइमरी पैरा जो मदर्स होते हैं उनमें क्या होता है, मूवमेंट फील होती है 18 एंड 20 वीक्स के बीच में। बिटवीन 18 एंड 20 वीक्स के बीच में जो है मूवमेंट फील होता है। और मल्टी की बात करें, मल्टी पैरा मदर्स में जो है, जो मूवमेंट फील होता है वो कब होता है, 16 टू 18 वीक्स के बीच में जो है यहाँ पे मूवमेंट फील होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विकनिंग। ठीक है, तो क्विकनिंग कब फील होती है, अगर प्राइमरी पैरा मदर है उसको फील होगी 18 टू 20 वीक्स के बीच में, और जो मल्टी पैरा मदर है उसको फील होगी 16 टू 18 वीक्स के बीच में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे मदर को जो है मूवमेंट स्टार्टिंग से ही फील नहीं हो रहे, तो अब प्रोसीजर के बाद में भी कुछ ऐसा फील नहीं होगा। इफ आई स्टार्ट रनिंग अ फीवर आई शुड लेट द ऑफिस नो। बिल्कुल, चाहे ब्लीडिंग हो चाहे फीवर हो, मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ, कुछ भी हो इन्फॉर्म करना है। द क्वेश्चन इज कि कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट कर रहा है कि जो क्लाइंट है उसे फर्दर टीचिंग की जरूरत है। दैट इज थर्ड, कि जो बच्चे का मूवमेंट है वो कब फील होता है, आफ्टर 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और यहाँ पे क्या है, प्राइमरी ग्रेविडिया की ही बात की है, तो 18 वीक्स के बाद में ही मदर को मूवमेंट फील होगा। एंड शी इज नाउ करंटली इन 15 वीक्स ऑफ gestation period. Next question is, an antenatal primary gravida client has informed that she is carrying twins. मतलब प्राइमरी ग्रेविडा मदर है जिसमें क्या है, ट्विंस कैरी कर रही है। द प्लान ऑफ केयर इंक्लूड्स एजुकेटिंग द क्लाइंट कंसर्निंग फैक्टर्स दैट पुट हर एट रिस्क ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके बारे में क्लाइंट के साथ क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। द नर्स रियलाइजेज द क्लाइंट्स नीड फॉर क्लियर इंस्ट्रक्शंस व्हेन शी इंडिकेट्स कैरिंग ट्विंस पुट्स हर एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। मतलब कि नर्स को ये रियलाइज होता है कि क्लाइंट एक ऐसे कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात कर रहा है जो कि जरूरी नहीं है सिर्फ ट्विंस में ही कैरी हो। उस केस में क्या है, नर्स रियलाइजेस द क्लाइंट्स नीड फर्दर इंस्ट्रक्शंस व्हेन शी इंडिकेट्स कैरिंग ट्विंस पुट्स हर एट रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, देखिए मदर ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन बता रही है जिसके बाद में उसको नर्स को ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, इसको थोड़ी ये ना टीचिंग की और ज़रूरत है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री टर्म लेबर। बिल्कुल, अगर आप ट्विंस कैरी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा जो है 9 मंथ्स जो है कंप्लीट जो है वो कर पाए हैं। जो भी मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है उनमें प्री टर्म लेबर इज बहुत कॉमन है, होगा ही होगा। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन, बिल्कुल हमने पढ़ा है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन एक तरीके से क्या है, कॉम्प्लिकेशन है ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होता है कि एक क्या होता है, डोनर ट्विन होता है, और एक क्या होता है,
रेसिपिएंट ट्विन होता है, रेसिपिएंट ट्विन होता है। डोनर ट्विन क्या करता है, अपना जो ब्लड है वो रेसिपिएंट को दे देता है। तो इस वजह से जो है डोनर में ओलिगोहाइड्रोमनियास की कंडीशन डेवलप होती है, एनीमिया की कंडीशन डेवलप होती है, और वहीं रेसिपिएंट में क्या होता है, ब्लड ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलीसाइथोमिया और पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन जो है वो डेवलप होती है। ये भी कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़ा है कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन इज ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विंस ट्विंस प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज एनीमिया। बिल्कुल, अब दो दो बच्चों को अगर ब्लड सप्लाई हो रही है फ्रॉम मदर, तो नॉर्मल सी बात है एनीमिया की कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्विंस प्रेगनेंसी में ही स्ट्रेप्टोकोकस जो इन्फेक्शन है वो प्रेजेंट हो। सिंगलेट प्रेगनेंसीज में भी स्ट्रेप्टोकोकस बी जो है वो एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकता है। देखिए, ये कोई ट्विंस तक कैरी नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। अगर क्लाइंट बोल रहा है कि जो पुट हर रिस्क फॉर विच कॉम्प्लिकेशन, अगर वो बोल रहा है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो जाएगा मेरे बच्चों को, ट्विंस को, दैट क्लाइंट नीड्स फर्दर जो टीचिंग है वो हमें उस क्लाइंट को करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग अ प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट अबाउट फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, the nurse determines that the client needs additional teaching when she says which hormone is produced by the placenta. नॉर्मल क्वेश्चन है, सही बता रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक तरीके से घुमा दिया है कि यार क्लाइंट और नर्स को इंक्लूड करके, तो कभी कभार हम क्वेश्चन की साइज देख के डर जाते हैं। मेरे साथ तो होता है, और मेरे ख्याल से लगभग 80% लोगों के साथ होता है यार। क्वेश्चन हम कभी कभार क्या करते हैं, क्वेश्चन की लेंथ देख के उसको अवॉइड कर देते हैं, और तब ये होता है पढ़ने में पता चलता है नहीं यार ये तो पूछा तो डायरेक्ट ही है। इसलिए कभी कोई क्वेश्चन मिस नहीं करो, आंसर जरूर दो। मतलब आंसर मत दो, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, समझ में आए तो आंसर करना है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमसे पूछ लिया गया फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लाइंट को बोला गया है कि एडिशनल टीचिंग की जरूरत तब पड़ेगी जब क्लाइंट क्या है, गलत जवाब देगा। तो अब हम बात करते हैं जो हार्मोन सिक्रेट होता है फ्रॉम प्लेसेंटा, प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। तो जब हॉर्मोन्स है प्लेसेंटा से जो प्रोड्यूस होते हैं, तो सबसे पहले आता है HPL, दैट इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम द प्लेसेंटा। नेक्स्ट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। बात करते हैं किसकी, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल यहीं से डेवलप होते हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी कहाँ से डेवलप होते हैं, फ्रॉम द प्लेसेंटा। बात करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, सो टेस्टोस्टेरॉन इज नॉट डेवलप्ड इन प्लेसेंटा। वो ये क्या है, एक तरीके से ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज निगलेस रूल एज अ क्लाइंट हुज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड, लेकिन लास्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड था, यानी कि LMP जो क्लाइंट था उसका क्या था, May 10। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि EDD, एंड डे ऑफ डिलीवरी जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या बोला था कि नेगलेस फॉर्मूला क्या होता है, इज 9 months प्लस 7 days, होता है 9 months प्लस 7 days। मई के बाद में 9 months ऐड कर दो, मई के बाद क्या हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। 9वां मंथ कौन सा है हमारे पास, फरवरी है। यानी कि ये तो दो ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए थे, जनवरी की तो बारी ही नहीं आनी है। अब क्या करना है, हमें 7 days ऐड करने हैं, यानी कि 10th है तो 10th पे कितने डेज ऐड हो जाएंगे, 7 days, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। द डेट विल बी Feb 17th will be the delivery date, यानी कि the correct option is Feb 17, Feb 17। इस तरीके से जो है आपको जो EDTA है वो कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मेजरिंग द फंडल हाइट ऑफ प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट एट 20 weeks of gestation, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 20 weeks of gestation, the nurse will locate the fundal height at which point,
हम एज अ नर्स अगर हम मदर का क्या है एंटीनेटल असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 20 वीक्स पे जो फंडल हाइट है वो हमें कहाँ मिलेगी इन कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में। वो हम ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि जो फंडल हाइट है वो कहाँ कहाँ पे होती है। बात करते हैं क्या 12 वीक्स पे। 12 वीक्स पे जो फंडल हाइट है वो कहाँ पे होती है, इन द लगभग सिम्फाइसिस प्यूबिस से जो है वो हाइट जो है वो प्रेजेंट होती है। 20 वीक्स पे क्या होती है, एट द पॉइंट ऑफ अम्बिलिकस। अम्बिलिकस के पॉइंट में कहाँ होती है 20 वीक्स पे। 16 में कहाँ हो गई है, बिटवीन अम्बिलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में क्या हो गई है, 16 वीक्स की जो फंडल हाइट है वो यहाँ पे हमें फील होगी। बात करते हैं 36 वीक्स पे, तो वो कहाँ पे हो रहा है, इन द जिफॉइड प्रोसेस, तो वहाँ पे हमें फंडल हाइट जो है वो फील होगी। 28 वीक्स पे क्या है, कहाँ फील होती है, बिटवीन अम्बिलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में कहाँ फील हो रही है, 28 वीक्स पे। अब बात करते हैं 40 वीक्स पे, तो 40 वीक्स पे वापस कहाँ आ जाता है, 36 वीक्स से वापस 32 वीक्स पे आ जाता है। क्यों, यहाँ पे क्या होता है, हेड का एंगेजमेंट हो जाता है बाय द 40 वीक, तो अपने आप ही जो फंडल हाइट है वो डिक्रीज हो जाती है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 20 वीक। 20 वीक्स पे जो फंडल हाइट हमें फील होगी एज अ नर्स, हमें पता होना चाहिए वो कहाँ पे होगी, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। कहाँ पे हो रहा है, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। So the question is, the nurse will locate the fundal height at which point? Halfway between the symphysis pubis and umbilicus. अब ये umbilicus है, ये symphysis pubis है, ये umbilicus है। अब ये बोल रहा है हाफ वे। हाफ वे में हमने कितना देखा था, 16 वीक्स का। नॉर्मल सी बात है, दिस ऑप्शन इज अ रॉन्ग। नेक्स्ट इज एट द लेवल ऑफ umbilicus, यानी कि umbilicus के लेवल पे देखा था, तो हमने क्या देखा था, 20 वीक्स इक्वल। यहीं पे जो है हमें 20 वीक्स की हाइट फील होगी। बिटवीन द क्लाइंट्स अम्बिलिकस एंड जिफॉइड प्रोसेस, अब ये अम्बिलिकस था और यहाँ पे क्या था, जिफॉइड प्रोसेस, और उसके बीच में क्या था, 28 वीक का था। ये भी क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। फिर आ गया नियर द जिफॉइड प्रोसेस एंड कंप्रेशन कंप्रेसिंग द। अब यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस के पास में क्या था, 36 वीक्स का हमें फील हो रहा था, और वो वहाँ पे क्या होता है, डायफ्राम को कंप्रेस करता है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछ रहे, 20 वीक्स का, तो हमें क्या मिल गया ऑप्शन में, एट द लेवल ऑफ क्लाइंट्स अम्बिलिकस। इस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज रिव्यूइंग अ प्रेग्नेंट क्लाइंट्स इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसका क्या कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड जो है वो नर्स जो है वो असेस कर रही है। विच इम्यूनाइजेशंस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ पे क्या है, कौन सी वैक्सीनेशन जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे मना की हुई है। अब सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब ऑल दैट अप्लाई तो मतलब हमें पता होना चाहिए भाई कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो अलाउड नहीं है। बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रेगनेंसी में कभी भी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं देते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स की अगर बात करते हैं या इम्यूनाइजेशंस है, ये क्या है, टोटली एडमिनिस्टर नहीं की जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इनमें कौन कौन सी आती है, सबसे पहले आती है चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स की सेकेंड अगर बात करते हैं रूबेला, फिर आता है क्या, मम्स, फिर बारी आ गई है किसकी, स्मॉल पॉक्स की, एंड लाइव अटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वायरस। लाइव अटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये सारी क्या है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो कम्प्लीटली क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। लेकिन अगर बात करते हैं कौन सी, किल्ड वैक्सीनेशन जो आती है, किल्ड वायरस वैक्सीनेशन, यानी कि जो वैक्सीन में वायरसेस प्रेजेंट है बट उनको मार दिया जाता है, उनकी फंक्शनिंग बिल्कुल कम्प्लीटली जो है डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। ऐसी वैक्सीन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टिटनेस, हमने पढ़ा भी है, जो मदर है उसमें क्या है, टिटनेस की 2 डोजेज लगती भी है। तो टिटनेस के बाद में बात आती है डिप्थेरिया की। डिप्थेरिया वैक्सीनेशन भी लगती है, और साथ साथ में क्या है, हेपेटाइटिस बी की भी। हेपेटाइटिस बी भी जो है मदर में एडमिनिस्टर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब वो कौन सी जो है वैक्सीनेशन जो है हम मदर में नहीं दे सकते।
तो लाइव अटेन्यूएटेड में कौन सी आ गई है? रूबेला हम नहीं दे सकते, फिर मम्प्स नहीं दे सकते, चिकन पॉक्स नहीं दे सकते और लाइव अटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, यानी कि ये जो 4 वैक्सीन है ये टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी। तो इन केस आपको कोई भी डाउट हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई जीमेल आईडी। बाकी आपको एक तरीके से जो है सैंपल्स दिए गए हैं कि कैसे एग्जाम में जो है क्वेश्चंस के साथ में जो है डील करना पड़ता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ टू डील विद क्वेश्चन मार्क्स, नो। सो थैंक यू।